आप देख रहे हैं जी सलाम पर वर्ल्ड न्यूज। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने वालों ममालिक को खास तौर से इंतबाह दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी मुल्क खास तौर से इसमें आएगा आगे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से तेल खरीदने वाले ममालिक को इंतबाह दिया है और साफ तौर पर कहा है कि ईरान से जो लोग तेल खरीद रहे हैं, अगर वो पाबंदियों के खिलाफ जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। उन्होंने मुश्किलात का सामना भी करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने सहाफियों के सवाल के जवाब में कहा कि 4 नवंबर के बाद जब ईरान पर मुकम्मल पाबंदी पर अमल दरामद होगा, चीन और हिंदुस्तान समेत दीगर मुल्क पर भी नजर रखी जाएगी। ट्रंप की धमकी इसलिए भी अहम है क्योंकि हिंदुस्तान ने हाल ही में ऐलान किया है कि उसकी 2 कंपनियों ने ईरान से तेल इंपोर्ट करने का ऑर्डर दिया है। वाज़ेह है कि अमेरिका ने मई 2018 में जौहरी मुआहदे से एक तरफा तौर पर अलहदगी का ऐलान किया था और ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी है। अमेरिका का कहना है कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए यह पाबंदी जरूरी है। वहीं ईरान के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह खामनेई ने हुक्काम से कहा है कि वो खास तौर से अमेरिकी पाबंदियों के सबब मुल्क को दरपेश माशी बहरान का जल्द अज जल्द हल तलाश करें। जराये के मुताबिक खामनेई ने हुक्काम के साथ मुलाकात में कहा कि कोई ऐसा बहरान या मसला नहीं है जिसे हल न किया जा सके। उन्होंने कहा कि अमेरिका की पाबंदी से निमटने के लिए कोई भी रास्ता हो उसे जरूर अख्तियार किया जाना चाहिए, पैदावार बढ़ाई जाए, खर्चों में कटौती की जाए। आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि मौजूदा माशी मुश्किलात का हल तलाश करने के लिए दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाना चाहिए। उन्होंने सभी ईरानियों से दुश्मन की साजिश के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। वाज़ेह है कि जौहरी समझौते की दस्तबरदारी के बाद अमेरिका ने ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद कर दी हैं, जिसकी वजह से ईरान की मईशत कमजोर हुई है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब, अमेरिकी सदर ईरान से कारोबार करने वालों को धमका रहे हैं, क्या इसका असर होगा? क्या हिंदुस्तान, चीन, तुर्की ईरान से तेल लेना बंद कर देंगे? देखिए, यकीनन इसका असर पड़ेगा और सब ममालिक पे पड़ेगा। इसलिए कि पहले भी ईरान पर न्यूक्लियर डील साइन होने का पहले सैंक्शन था, तो उसका असर था हिंदुस्तान के भी ताल्लुकात पे और दुनिया के भी ताल्लुकात जी। इस वक्त भी पड़ेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। इस वक्त अमेरिका जो है सिर्फ उस कंट्री को धमकी दे रहा है जो उसके साथ इख्तलाफ करते हैं और जिन्होंने कहा है कि न्यूक्लियर डील सही था। ईरान जो है न्यूक्लियर पॉलिसी को परसू नहीं कर रहा है, लिहाजा ये इस डील को रहते हुए इस डील को बगैर किसी जवाब को खत्म करना और ईरान पर सिर्फ पाबंदी लगाना उसका कोई लेजिटिमेसी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सऊदी जो धमकी के बाद सऊदी ने खासतौर से कहा है कि वो हिंदुस्तान और तुर्की को तेल की सप्लाई बढ़ा देगा। इसका क्या मतलब है? पूरा खेल क्या है? ये पूरा खेल ये है कि किसी न किसी तरह से ईरान को कम्प्लीटली आइसोलेट करना है और जो इकोनॉमिक सैंक्शन है उसको 100% वो करना है ताकि ईरान बिल्कुल घुटना टेके। और ईरान से घुटना टेकने का मकसद ये है कि जो अमेरिकी जो सियासी मफादात है, जो अमेरिका के जो सियासी मौक़िफ़ है, अमेरिका के जो सियासी मकासद है उस खित्ते में, उसको ईरान उस लाइन को टो करे। तो ये किसी न किसी तरह से एक तरह के कोएर्सिव डिप्लोमेसी हम लोग कहते हैं, जो दबाव। लेकिन क्या ईरान नवंबर से बड़े माशी बहरान का शिकार हो जाएगा? अमेरिकी पाबंदियों से आखिर निपटेगा कैसे ईरान? देखिए, इस वक्त ईरान वाकई में जिस इकोनॉमिक सिचुएशन से, जिस हालात से दो चार है, वो अगर और शिद्दत अख्तियार करता है तो ईरान कैसे निपटेगा? ईरान तो बहुत ही खुद एतमादी के साथ बात कर रहा है, लेकिन ईरान के अंदर खलफसार जो है, ईरान के अंदर सोरी और इंतसार पैदा हो रहा है ईरानियन रिजिम के खिलाफ। एक बहुत बड़ा ईरानियन पॉपुलेशन जो है वो इस इकोनॉमिक पाबंदी की वजह से जो सफर कर रही है, तो वो उस रीजन के खिलाफ सर उठा रही है। डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा क्योंकि एक और अहम खबर पर मैं आपसे बात करूंगा। पहले अपने नाज़रीन को उससे रूबरू करा दे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को भी धमकी दी है और कहा है कि रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील करके भारत ने बड़ी गलती की है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि ये अमेरिका एडवाइजर्स थ्रू सैंक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी, जिसको काटसा कहा जाता है, जिसका अंजाम हिंदुस्तान को भुगतना होगा। वाज़ेह है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन पिछले हफ्ते हिंदुस्तान आए थे और इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील फाइनल हुई थी और इसको लेकर ट्रंप ने कहा कि भारत को इसका नतीजा
जल्द पता चल जाएगा। India signed an agreement with Russia to purchase S-400 missile. Yeah, I know they did. $5.4 billion. Yeah. Would CAATSA sanctions apply to India, or are you planning India's going to find out, aren't they? are you planning to give them a waiver? India will find out. When? You'll see. और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब जुड़ गए हैं, जो कि मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं, साथ में हमारे हैं। ट्रंप ने सर रूस से S-400 की खरीदारी पर भी हिंदुस्तान को धमकाया है। क्या ये अमेरिकी सदर टैरिफ बढ़ाकर के भारत को झुकाने की कोशिश करेंगे? जी, अमेरिका के जो कानून है, ये वाहिद मुल्क है जो दूसरे ममालिक के मुतालिक कानून बनाता है। ये एक तरह के हाइट ऑफ द इंपेरियलिज्म हम कहेंगे बनाता है, और अमेरिका ने दीगर ममालिक पर भी इस तरह की पाबंदी लगा रखा है। लेकिन अब देखना ये है कि हिंदुस्तान के मुतालिक वो किस तरह के फैसला लेता है, वाकई में पाबंदी लगाता है या नहीं लगाता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो खुद एतमादी है, गवर्नमेंट के अंदर खासकर जो खुद एतमादी है, ये कि अमेरिका जो है उस तरह की पाबंदी नहीं लगा पाएगा हिंदुस्तान के खिलाफ जी, जिस तरह की पाबंदी वो दूसरों के खिलाफ लगा रखा है। लेकिन ट्रम्प की जो एक तरह की जो एक एरोगेंट एटीट्यूड है, वो हिंदुस्तान के मुतालिक भी उसने देखी जा सकेगी आगे आने वाले दिनों में। जी, शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सौराब साहब अपनी अहम राय रखने के लिए इन खबरों पर। उधर अमेरिकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने खबरदार किया है कि जब तक शाम में ईरानी फोर्सेस मौजूद हैं, अमेरिका शाम में तामीर नौ में किसी भी किस्म की मदद नहीं करेगा। वाशिंगटन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माइक पोम्पियो ने कहा कि जब तक शाम में ईरानी मुदाखलत जारी रहेगी, उस वक्त तक सीरिया की तामीर नौ में कोई मदद नहीं की जा सकती। उन्होंने पहले कहा कि ईरानी फोर्सेस को शाम से निकलना होगा और इसके बाद सीरिया की तामीर नौ के बारे में कुछ सोचा जाएगा। अमेरिकी वजीर खारजा ने कहा कि रूस को ईरान के इनखला की मुकम्मल जमानत देनी होगी, तभी अमेरिका शाम के तामीर नौ में हिस्सा लेगा। पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका की फौज उस वक्त तक शाम में मौजूद रहेगी जब तक ईरानी फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप शाम में जारी तनाजे का मुकम्मल हल चाहते हैं, लेकिन ईरान की मौजूदगी के सबब ऐसा नहीं हो रहा है। That Iran and its proxies must not be allowed to maintain a foothold in Syria. The onus for expelling Iran from the country falls on the Syrian government, which bears responsibility for its presence there. We've been clear. If Syria doesn't ensure the total withdrawal of Iranian-backed troops, it will not receive one single dollar from the United States for reconstruction. Our efforts at the UN were just a small public window into our efforts. Meanwhile, to coordinate our efforts on Iran, I've asked Brian Hook to lead our Iran Action Group. We are leading a historic international campaign to apply diplomatic and economic pressure against the Islamic Republic of Iran. उधर जनूबी कोरिया ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सख्त रद्दअमल के बाद शुमाली कोरिया के खिलाफ एक तरफा तौर पर कुछ पाबंदियां हटाने के फैसले को वापस ले लिया है। जनूबी कोरिया के वजीर खारजा केंग क्यूंग ने गुज़िश्ता रोज कहा था कि सोल हुकूमत शुमाली कोरिया के खिलाफ वो पाबंदियां हटाने पर जोर दे रही है और गौर कर रही है जो कि 2010 के हमले के बाद आयद की गई थी। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने इस पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि जनूबी कोरिया वॉशिंगटन की इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकता। आज जनूबी कोरिया के इत्तेहादी वजीर म्यूंग ग्यून की तरफ से कहा गया है कि शुमाली कोरिया हुकूमत के खिलाफ पाबंदियां हटाने का मामला संजीदगी से जेर गौर नहीं है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों ट्रंप ने कहा था कि वो शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग के साथ दोबारा मुलाकात के मुतमन्नी है, लेकिन प्योंगयांग पर पाबंदी जारी रहेगी। सऊदी अरब के मारूफ सहाफी जमाल खाशोगी की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब अमेरिका को इस मामले में सऊदी अरब पर दबाव बढ़ाने का मौका मिल गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफी जमाल खाशोगी की गुमशुदगी पर तशवीश का इजहार किया है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब को इस मामले में शफाफियत बरतनी चाहिए। अमेरिकी दबाव के बाद सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी की गुमशुदगी के मामले में 15 लोगों की पहचान की है। जमाल 2 अक्टूबर को इस्तांबुल में वाक़ई सऊदी अरब के काउंसिल खाना गए थे, लेकिन इसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं है। तुर्की हुक्काम ने जमाल खाशोगी के कत्ल का खदशा जाहिर किया है। वहीं तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा है कि सऊदी को इस मामले में अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। आपको बता दें कि जमाल खाशोगी सऊदी हुकूमत खासकर शहजादा सलमान के कड़े नाक़िद है। वो सऊदी हुकूमत के इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए गुज़िश्ता 1 साल से अमेरिका में ज़िला वतनी की जिंदगी गुजार रहे हैं और एक तुर्क खातून से शादी करने वाले थे और अपनी शादी से मुतालिक दस्तावेजात के हुसूल के लिए इस्तांबुल में वाक़ सऊदी काउंसिल खाने गए हुए थे। इसके बाद से वो फिर वापस नहीं लौटे।
We're demanding everything. We want to see what's going on here. That's a bad situation. And frankly, the fact that it's a reporter, you could say in many respects it brings it to a level. It's a very serious situation for us and for this White House. We do not like seeing what's going on. Now, as you know, they're saying we had nothing to do with it. But so far, everyone's saying they had nothing to do with it. And it's inside of Turkey. And the Turkish government is working very strongly so far. So we'll see what happens. Sounds like you don't buy their denials. Well, I want to see what happens. And we're working very closely with Turkey. And I think we'll get to the bottom of it. तो सख्त कार्रवाई की बात कह रहा है अमेरिका। सऊदी अरब के खिलाफ अगर इस पूरे मामले में जांच में कुछ सामने आता है तो इस वक्त सुशील कुमार साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट हैं। काफी वक्त इन्होंने मिडिल ईस्ट में गुजारा है। इनसे बात करेंगे। सुशील जी, यही आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे, एक अहम जो सवाल है वो ये है कि अब तो अमेरिका ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। क्या लगता है इस पूरे मामले में सऊदी अरब के रोल को लेकर के, अगर ये कुछ साबित होता है, ये बात निकलकर सामने आती है, तो फिर टर्की जिसने की कहा है कि वो सबूत दे, क्या टर्की सऊदी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगा? क्योंकि सऊदी का बहुत पैसा टर्की में लगा हुआ है, इन्वेस्टमेंट है। जी, यहाँ पर सऊदी अरब सरकार का रोल बड़ा संदेहास्पद नजर आता है जी, क्योंकि खगोशी साहब एम्बेसी में गए तो थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई एविडेंस उसमें दिखाई नहीं देता है जी। और वैसे भी पास्ट में अगर झांका जाए तो सऊदी अरब का रिकॉर्ड मानव अधिकारियों के लिए बड़ा गंदा रिकॉर्ड रहा है जी। मगर इसमें दूसरा पहलू मुझे ये भी लगता है कि मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए, क्योंकि एक जर्नलिस्ट का मामला है और एम्बेसी से सीधा जुड़ा हुआ मामला लगता है जी। तो इसमें कुछ ना कुछ झोल जरूर नजर आता है। जब तक कि उनके वेयर अबाउट्स नहीं मिलते हैं खगोशी साहब के, तब तक कुछ कहना मुश्किल है जी। और दूसरी तरफ वर्ल्ड लीडरान बड़े सख्त होते जा रहे हैं इस मामले पर, तो लगता है कि कुछ ना कुछ जरूर इसमें मामला सच सामने आएगा और सच सामने आने पर तुर्की सरकार को भी, चाहे कितना भी इन्वेस्टमेंट उनका लगा हो, तुर्की सरकार को भी जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी। जी, बहुत शुक्रिया सुशील कुमार साहब इस पूरी बातचीत के लिए। मिडिल ईस्ट मामलों के एक्सपर्ट सुशील जी हमारे साथ थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इस मामले में कोई भी सबूत निकल कर आता है उनके कत्ल के हवाले से या उनको गायब करने के हवाले से, तो फिर सऊदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई टर्की को भी करना होगा और अमेरिका को भी इस तरफ सोचना होगा। इधर इस्राएली हुकूमत ने एक फलस्तीनी नजाद अमेरिकी तलबा को बिन गौरिन हवाई अड्डे पर एक हफ्ते से रोक रखा है और उसे इजराइल में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इस्राएली हुक्काम का कहना है कि उसे एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। जराये के मुताबिक लारा कासिम को इसलिए इजरायली हुकूमत इंतकाम का निशाना बना रही है कि वो अमेरिका में इजराइल के बायकॉट के लिए जारी आलमी तहरीक BDS की सरगर्मियों में शामिल रही है, लेकिन इंसानी हुकूक के ग्रुप्स ने इजराइल के इस दावे को बेबुनियाद करार दिया है। इजराइल इमिग्रेशन अथॉरिटी का कहना है कि लारा कासिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। आपको बता दें कि सन 2017 में इस्राइल ने एक कानून मंजूर किया था जिसके तहत आलमी सतह पर इस्राएली बायकॉट की हिमायत करने वाले दो, खासतौर से जो इस्राएली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। इधर चीन में मुसलमानों के खिलाफ हुकूमत का क्रैकडाउन जारी है। चीन की हुकूमत ने मुल्क में हलाल गोश्त पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया है। लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उन्हें बंद कराया जा रहा है। मुसलमानों को जबरन गैर हलाल चीज खिलाई जा रही है। चीनी हुक्काम हलाल अशिया के खिलाफ इस क्रैकडाउन को शिद्दत पसंदी के खिलाफ मुहिम करार दे रहे हैं, लेकिन अगयूर मुसलमान इसे इस्लाम के खिलाफ मुहिम बता रहे हैं। यहाँ के मुसलमानों का कहना है कि हुकूमत उनकी मजहबी आज़ादी छीनना चाहती है और इससे कबल चीन ने 2014 में चीन सिंगांग के पब्लिक प्लेस पर खवातीन के मामले में बुर्के और मर्दों के मामले में दाढ़ी रखने पर रोक लगा दी थी। और वाज़ेह है कि सूबे सिक्यांग में मुसलमान कसीर तादाद में आबाद हैं और उन्हें चीनी हुकूमत की तरफ से मजहबी पाबंदियों का भी सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सूबे सिक्यांग में 10 लाख के करीब अगयूर और दीगर मुसलमानों को उनकी सियासी तरबियत के नाम में गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया, लेकिन चीन इन तमाम इल्ज़ामात को खारिज करता रहा है। तमाम खराब माली हालात के बावजूद पाकिस्तान ने आखिरकार इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF का दरवाज़ा खटखटा दिया है। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लोगार्ड ने कहा कि पाकिस्तान की जानिब से इमदाद के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल हुई है। इंडोनेशिया के जजीरे बाली में पाकिस्तान के वजीर खजाना असद उमर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर तारिक बाजवा ने क्रिस्टीन लोगार्ड से मुलाकात की और इस मौके पर क्रिस्टीन ने कहा कि
IMF का वफ्द आइंदा हफ्तों के दौरान इस्लामाबाद जाएगा और माशी प्रोग्राम पर बात करेगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों इमरान खान हुकूमत ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शने के लिए IMF से रुजू करने का फैसला किया था। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना असद उमर ने कहा है कि वो IMF से ऐसा प्रोग्राम लेना चाहते हैं जिससे माशी बहरान पर काबू पाया जा सके और जिसका कमज़ोर तबके पर कम से कम असर पड़े। आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस साल अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए 8 से 9 अरब डॉलर की दरकार है। अमेरिकी शेयर बाजार में 8 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट के बाद हिंदुस्तान समेत एशियाई शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी असर से भारतीय बाजार से पहले खुलने वाले सभी एशियाई बाजारों पर भी भारी दबाव देखने को मिला। जापान, चीन समेत हांगकांग और सिंगापुर के बाजार में गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ। जापान के शेयर बाजार का अहम जो सेंसिटिव इंडेक्स है निकी, वो 818 अंकों की बड़ी गिरावट के साथ खुला। निक्केई तकरीबन 3.6% गिरावट के साथ 22,689 के लेवल पर कारोबार करता देखा गया। भारतीय कारोबार में सेंसेक्स 769.74 अंकों यानी कि 2.19% की गिरावट के साथ 34,000 अगर हम बात करते हैं एक अंक पर, और निफ्टी 225.45 अंकों यानी कि 2.16% की गिरावट के साथ 10,234.65 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका और रूस के खलाई साइंसदानों को लेकर के इंटरनेशनल स्पेस सेंटर जा रहे बूस्टर रॉकेट का इंजन टेक ऑफ के बाद ही फेल हो गया, जिसके बाद इन क्रू मेंबर्स को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। दोनों खलाई साइंसदान महफूज हैं। नासा ने कहा कि खलाई मुसाफिर रेडियो से राब्ते में हैं। खोज और बचाव दल उनकी जमीन पर उतरने की मुमकिन जगह की तरफ रवाना हो चुका है। जराये के मुताबिक बूस्टर रॉकेट मैकोनूर क्रॉसमोड्रोम से लॉन्च हुआ था और इसमें रूस के एलेक्सी ओवचनिन और अमेरिका के निक ह्यूज सवार थे। रॉकेट सोयूज खलाई जहाज को लेकर स्पेस स्टेशन जा रहा था। सोयूज के अंदर बैठे दोनों खलाई साइंसदानों की फुटेज सामने आई है। दोनों घबराए हुए थे। लॉन्च को कवर करने गए रिपोर्टर ने बताया कि रॉकेट ने कामयाब उड़ान भरी थी। इंजन फेल होने का वाकया यकीनी तौर पर काफी ऊंचाई पर हुआ होगा। जराये के मुताबिक कजाकिस्तान के पास ही दोनों क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। तो इस रॉकेट में सवार दोनों लोगों को बचा लिया गया है। एक इसमें अमेरिका का स्पेस मेंबर था और दूसरा रशिया का। दोनों महफूज हैं। कजाकिस्तान के पास किसी जगह पर इसे लैंड कराया गया है और मुहिम शुरू हो चुकी है उन दोनों के पास तक पहुंचने की। मलेशिया में सजाए मौत को खत्म कर दिया गया है और मलेशिया काबीना ने सजाए मौत को खत्म करने का फैसला किया है। इस फैसले का इंसानी हुकूक की तंजीमों ने खैर मकदम किया है। मलेशिया में फिलहाल कत्ल, अगवा समेत कई दीगर जुर्म के लिए मौत की सजा है। मलेशिया में फांसी देकर मौत की सजा दी जाती है। यह कानून ब्रिटिश दौर से ही यहां पर चला आ रहा है। कम्युनिकेशन और मल्टीमीडिया वजीर गोविंद सिंह देव ने सजाए मौत को खत्म करने के काबीना के फैसले की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि सरकार ने मौत की सजा को खत्म करने का फैसला किया क्योंकि इसका घरेलू सतह पर जोरदार इसकी मुखालफत हो रही थी। फ्लोरिडा में भारी तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान माइकल जॉर्जिया की तरफ बढ़ चुका है। फ्लोरिडा में इस तूफान की वजह से 2 शख्स की मौत हो गई और कई जगह पर जमीन खिसकने की खबर है। तूफान की वजह से 155 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और सबसे पहले इस तूफान ने मैक्सिको बीच को हिट किया और उसके बाद अमेरिका का टूरिस्ट प्लेस है, जो कि इसके बाद तूफान के बाद लाखों घरों की बिजली चली गई और कई जगह पेड़ उखड़ गए। कई इमारतों की छत और दीवारें सड़क पर आ गई हैं। जॉर्जिया के अलावा नॉर्थ और साउथ कैरोलिना में तेज हवाएं चल रही हैं और भारी बारिश हो रही है। उन इलाकों पर भी इस तूफान का असर पड़ा है जो कि पिछले माह आए तूफान फ्लोरेंस की वजह से मुतासिर हुए थे। बताया जा रहा है कि फ्लोरिडा में खासतौर से 2,88,000 घरों की बिजली चली गई है। इंडोनेशिया में आज सुबह एक बार फिर जलजले की झटके महसूस किए गए। रेक्टर पैमाने पर 6 शिद्दत वाले जलजले ने बाली जजीरे को हिलाकर रख दिया। जलजले की वजह से हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग जख्मी हो गए। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक जलजले का मरकज समंदर में तकरीबन 10 किलोमीटर नीचे था। उधर 28 अक्टूबर को आए जलजले और सुनामी के बाद आए जलजले में मरने वालों की तादाद 2000 से भी तजावुज कर गई है, जबकि अब भी 5,000 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 10 दिनों से ज्यादा चलाई गई तलाशी मुहिम बंद कर दी गई है। आपको बता दें कि जलजले और सुनामी की वजह से सुलावेसी जजीरा पूरी तरह से तबाह हो चुका है।
तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जी सलाम पर खबरों का सफर जारी है। आप रहिए जी सलाम के साथ।